अखबार और मैट्रिमोनियल वेबसाइटों पर शादी में विज्ञापनों में दिए गए तथ्यों की जांच किए बिना ही कई लोग महत्वपूर्ण फैसला ले लेते हैं। जल्दबाजी में उठाए गए ऐसे कदमों की वजह से उन्हें जिंदगी भर पछताना भी पड़ जाता है। फर्जी विज्ञापन के जाल में फंसकर कई लोग ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। जब तक उन्हें शिकायत पता चलती है तब तक उनका बहुत कुछ जो है वो लूट चुका होता है। शादी के विज्ञापन के जरिए अनुष्का और शालिनी भी शातिर ठगों के जाल में ऐसी फंसी कि उन्हें अपनी कमाई के लाखों रुपए हाथ से धोना पड़ा। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के गीतानगर के रहने वाली अनुष्का एक उच्च शिक्षित परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसका पालन पोषण बड़े ही नाजों में हुआ था। उसकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे स्कूल कॉलेज में हुई थी। उच्च शिक्षा पूरी करते करते अनुष्का जवान हो चुकी थी। तब तक उसके पिता ने उसकी शादी अपने ही हैसियत वाले परिवार में कर दी थी। शादी के बाद अनुष्का पति के घर चली गई। कहते हैं कि शादी के बाद लड़की के नए जीवन की शुरुआत होती है, अपने पति के संग होती है। वहाँ उसे ससुराल के मुताबिक ही खुद को ढालना होता है। अनुष्का ने भी ऐसा ही किया। अपने गृहस्थ जीवन से वो खुश थी। इसी बीच वह एक बेटी की माँ बनी। बेटी के जन्म के बाद उसकी खुशी और बढ़ गई, लेकिन उस खुशी को ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रख सकी। पति से उसका मतभेद हो गया। हालात यह हो गए कि उसका ससुराल में रहना दुर्व्यवहार हो गया। वह मायके आ गई। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी ससुराल में हंसी खुशी के साथ रहे। अनुष्का गुस्से में जब मायके आए तो माँ बाप ने उसे दामाद को समझा बुझाकर उन्होंने बेटी को फिर से ससुराल भेज दिया। उन्होंने अनुष्का को ससुराल भेजा था तो इसलिए क्योंकि गिलवे ताकि आपस में जो पति पत्नी में गिले शिकवे है वो दूर हो जाए। उसी की गृहस्थी की गाड़ी सही ढंग से चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिन बाद ही पति के साथ उसका तलाक हो गया। यह करीब 20 साल पहले की बात है। पति से तलाक होने के बाद अनुष्का बेटी के साथ मायके में ही रहने लगी। अनुष्का पढ़ी लिखी थी, इसलिए वह अब अपने पैरों पर खड़े होने की ठान ली। उसने तय कर लिया कि वो आत्मनिर्भर बनकर बेटी को ऊंची तालीम दिलाएगी। इधर उधर से पैसों की व्यवस्था करके उसने रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस शुरू कर दिया। कुछ सालों के बाद उसकी मेहनत रंग लाई और उस बिजनेस को जमकर चलने लगा और उससे अच्छी कमाई होने लगी। अनुष्का अपनी बेटी की पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान दे रही थी। वो चाहती थी कि अब मेरी बेटी पढ़ लिख कर इस लायक बनाए कि उसका भविष्य उज्जवल बन सके। उसकी बेटी इस समय मुंबई के नामी इंस्टीट्यूट से एमबीए कर रही है। अनुष्का भी अब 47 साल की हो चुकी थी। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए उसे कभी कभी जीवन साथी की जरूरत महसूस होने लगती थी। इसके लिए उसने वैवाहिक विज्ञापनों की वेबसाइट जीवन साथी डॉट कॉम पर नवंबर 2013 में अपना रजिस्ट्रेशन भी करा दिया था। वैवाहिक विज्ञापनों के इसी साइट पर राजीव यादव नाम का एक आदमी ने भी रजिस्ट्रेशन करा के रखा था। 58 वर्षीय राजीव यादव ने अपनी पर्सनल डिटेल में खुद को आईपीएस बताया था। वह भी अपने लिए जीवन संगिनी तलाश कर रहा था। राजीव ने रोजाना जीवन साथी .com साइट पर अपनी पसंद की महिला तलाश करने लगे। साइट सर्च के दौरान उसकी नज़र अनुष्का की प्रोफाइल पर ठहर गई। उसने जल्द ही अनुष्का को ईमेल भेजकर बात करने की इच्छा जाहिर की। अनुष्का ने उसे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। तब राजीव यादव ने उससे खुद को आईपीएस अफसर बताते हुए कहा कि उसकी पोस्टिंग भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके मिजोरम में डीआईजी के पद पर है। वहाँ अकेला रहता है। राजीव ने जब अपने बारे में बताया तो अनुष्का को लगा कि उसकी बाकी जिंदगी राजीव के साथ ठीक से कट जाएगी। कुल मिलाकर राजीव उसे अच्छा लगा। सोच विचार कर अनुष्का ने भी राजीव को अपना परिचय दे दिया और कहा कि पहले पति से उसकी एक बेटी है जो मुंबई में एमबीए की पढ़ाई कर रही है। राजीव ने उसकी बेटी को भी अपनाने का हामी भर ली। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। इसी दौरान राजीव ने बताया कि वह छोटा था
तो उसके माँ-बाप की मौत हो गई थी। एक छोटे भाई है जो भारतीय सेना में ब्रिगेडियर था। उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई थी, लेकिन वहाँ एक बम विस्फोट में उसकी भी मौत हो चुकी है। कुछ दिनों के बातचीत के बाद राजीव और अनुष्का ने शादी की बात फाइनल कर ली। उन्होंने तय कर लिया कि 13 दिसंबर 2013 को शादी कर लेंगे। राजीव यादव ने कहा कि वह मिजोरम से 13 दिसंबर को कानपुर पहुंच जाएगा और परिवार के नज़दीकी लोगों के बीच एक सादे समारोह में उसी दिन शादी करके वापस लौट आएगा। अनुष्का की यह दूसरी शादी थी, इसलिए वह भी शादी के समय कोई बड़ा दिखावा और तामझाम नहीं चाहती थी। इसलिए उसे राजीव को प्रस्ताव पसंद आ गया। शादी करने से 3 दिन पहले यानी 10 दिसंबर को राजीव ने अनुष्का से फ़ोन पर बात की। बातचीत के दौरान उसने बताया कि उसका पर्स कहीं गिर गया है, उसमें एटीएम कार्ड एवं एन कार्ड थे। अनुष्का ने राजीव की इस बात को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि आए दिन तमाम लोगों के एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि महत्वपूर्ण सामान चोरी होते रहते हैं या कहीं खो भी जाते हैं। इसलिए उसने राजीव से कहा कि जो एटीएम कार्ड पर्स में था उन्हें उन्हें लेकर ज़रूर करा दें, उन्हें लॉक ज़रूर करा दें, ताकि कोई उन्हें दुरुपयोग न कर सके। अनुष्का ने अपने होने वाले पति को यह सुझाव दे तो दिया, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि राजीव यह छोटी सी सूचना देकर उसे ऐसे जाल में फंसाने जा रहे हैं, जहां से निकलना उसके लिए आसान नहीं होगा। दोनों की फ़ोन पर रोज़ाना ही बातचीत होती थी। अनुष्का उसी की बातों से इतनी प्रभावित हो गई थी कि उस पर आंख मूंद कर विश्वास करने लगी थी। 13 दिसंबर को दोनों की शादी होने वाली थी, इसलिए अब केवल 2 ही महीना बचे थे। 2 दिनों बाद वो एक दूसरे से पहली बार मिलने जा रहे थे। अनुष्का की खुशी बढ़ती जा रही थी। ये 2 दिन उसे 2 साल से भी ज़्यादा लंबे समय का लग रहा था। एकाएक एक-एक पल को वह बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। इससे पहले कि अनुष्का राजीव यादव के साथ शादी के बंधन में बंध पाती, उसे ऐसी खबर मिली कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 11 दिसंबर 2013 को राजीव ने अनुष्का को फ़ोन करके कहा, अनुष्का, मेरे साथ एक वाक़या हो गया है। कल रात बदमाशों से हुई मुठभेड़ के दौरान मेरे पैर में गोली लग गई है। इसके अलावा मेरे कूल्हे की हड्डी में भी फ्रैक्चर हो गया है। इस समय मैं मिजोरम के एक प्राइवेट अस्पताल में हूँ। यह खबर सुनते ही अनुष्का घबरा गई। वह फ़ोन पर इस घटना पर दुःख जताने लगी। तभी राजीव बोला, अनुष्का, तुम मेरी चिंता मत करो, जल्दी ही ठीक हो जाऊँगा। लेकिन तुम्हें तो मालूम है कि कल मेरा एटीएम कार्ड कहीं गिर गया था। यहाँ अस्पताल में कुछ पैसों की ज़रूरत है। यदि संभव हो सके तो कुछ पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो। ठीक होने के बाद मुझे विभाग से सारा पैसा मिल जाएगा, तब मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूँगा। मैं अपने बॉडी मैं अपने बॉडीगार्ड का अकाउंट नंबर मैसेज कर रहा हूँ, उसी में पैसा डाल देना। बॉडीगार्ड बैंक से पैसा लेकर अस्पताल में जमा कर देगा। कुछ ही देर बाद अनुष्का के फ़ोन पर राजीव द्वारा भेजा गया मैसेज मिला। उसने मैसेज में बैंक खाता नंबर भेज दिया। अनुष्का ने 12 दिसंबर 2013 को राजीव के भेजे गए कॉर्पोरेशन बैंक को खाता नंबर में 75,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए। अनुष्का कामना करने लगी कि राजीव जल्दी ठीक हो जाए। चूँकि राजीव को उसके होने वाला पति था, इसलिए उसका ध्यान उसी की तरफ ही लगा हुआ था। वह दिन में कई बार फ़ोन कर उसका हाल-चाल मालूम करती रहती थी। 19 दिसंबर 2013 को राजीव ने अनुष्का को फ़ोन करके कहा कि उसकी हालत ठीक न होने की वजह से उसे चेन्नई के अपोलो अस्पताल में ले जाया जा रहा है। वहाँ उसके ऑपरेशन वगैरह पर मोटा पैसा खर्च होने की उम्मीद है। उसने उससे और पैसे भेजने को कहा। वह फ़ोन पर ज़रूर उसके संपर्क में रही। अनुष्का ने राजीव से कह दिया कि वो इलाज की चिंता न करे, जितना भी संभव हो सकेगा उसकी मदद करेगी। एक दिन राजीव ने उससे कहा, डॉक्टरों ने बताया कि इलाज लंबा चलेगा, जिसमें पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी। मेरे ठीक होने तक तुम ज़रूरत के मुताबिक पैसे देती रहना। ठीक होने पर तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूँगा। अब बस पैसों की चिंता ना करें, बस अपना ख़्याल रखें। अनुष्का उसको बोली। अनुष्का, मेरे एक दोस्त है अजय सिंह यादव, जो यहाँ पर डीआईजी है। मैं उनका आईसीआईसी बैंक का खाता नंबर एसएमएस कर रहा हूँ। तुम उसमें पैसे भेज सकती हो। पैसा भेजने के बाद तुम मुझे फ़ोन ज़रूर कर देना, राजीव ने बताया। इस तरह
12 दिसंबर 2013, 7 फरवरी 2014 तक अनुष्का अलग-अलग बैंक के खाते में राजीव यादव के साढ़े 24 लाख रुपए भेज चुकी थी। इस बीच राजीव ने उसे बताया कि उसका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ रहा है और कूल्हे को ऑपरेशन करने के लिए उसे चेन्नई से हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में भेजा जा रहा है। राजीव की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ने की बात सुनकर अनुष्का और ज्यादा चिंता होने लगी। उसने राजीव को अस्पताल जाकर देखने का प्रोग्राम बना लिया। 21 फरवरी 2014 को वो हैदराबाद के अपोलो अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल पहुंचने पर उसे जो सूचना मिली उसे सुनकर उसके होश उड़ गए। अस्पताल में उसे जानकारी मिली कि राजीव यादव नाम का कोई पुलिस अधिकारी अस्पताल में भर्ती नहीं है, जबकि राजीव ने उसे उसी अस्पताल में भर्ती होने की बात कही थी। जब वह इस अस्पताल में नहीं है तो कहाँ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे किसी और अस्पताल में भेज दिया हो? यह सोचकर उसने उसी समय राजीव को फ़ोन मिलाया। उसको फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। कई बार फ़ोन मिलाने के बाद भी फ़ोन स्विच ऑफ मिलता रहा, तो निराश होकर वहाँ कानपुर लौट गई। घर लौटने के बाद उसने राजीव को फिर से फ़ोन मिलाया। इस बार फ़ोन मिलने पर बात हुई तो राजीव ने अपनी सफाई में कहा कि सुरक्षा कारणों से वो अस्पताल में दूसरे नाम पर भर्ती हुआ हूँ। राजीव ने उससे पैसों की और डिमांड की तो अनुष्का ने उसे अब पैसे ना होने का बहाना बना दिया। अनुष्का ने जब उससे पूछा कि वो अस्पताल में किस नाम से भर्ती है तो उसने वह नाम नहीं बताया, बल्कि उसने फ़ोन पर स्विच ऑफ कर लिया। इससे अनुष्का को राजीव की बातों पर शक होने लगा था। उसने राजीव को आईसीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और कॉरपोरेशन बैंक के जिन खातों में पैसे भेज रहे थे, वह अपने स्तर से यह पता लगाने में जुट गए कि यह खाते किन नामों पर है। उसे पता चला कि आईसीआईसीआई बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के खाते अजय सिंह यादव के थे, जो ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 नई दिल्ली का रहने वाला था, जबकि कॉरपोरेशन बैंक का खाता अमित चौहान का निकला, जो नोएडा के छेलरा गांव के रहने वाला था। जिस वोडाफोन मोबाइल नंबर से राजीव यादव बात करता था, वह भी अमित चौहान के नाम पर लिया गया था। इस बीच 26 फरवरी 2014 को अनुष्का को राजीव ने फोन करके बताया कि अस्पताल में डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज होने के कुछ ही दिनों बाद उसे आईएएस एकेडमी मसूरी भेजा जाएगा। वहां कुछ दिनों इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करेगा। राजीव ने अस्पताल के बिल चुकाने के लिए अनुष्का से कुछ पैसे और भेजने को कहा। चूंकि अनुष्का को राजीव पर शक हो गया था, इसलिए उसने उसकी बात को फोन में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। अपनी मजबूरी बताते हुए उसने उसे और पैसे देने में असमर्थता जता दी और पैसे ना मिलने की बात सुनकर राजीव ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। इसके बाद वह फोन और नहीं हुआ। शादी के जाल में फंसाकर अनुष्का राजीव को साढ़े 24 लाख रुपए दे चुकी थी और पैसे ना मिलने की बात पर जिस तरह राजीव यादव ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था, उससे अनुष्का को लगा कि उसके साथ कोई बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। अपने स्तर से जानकारी पाने के लिए वह दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 उस पते पर जहां वह रहता था, जिसके खाते में उसने मोटी रकम ट्रांसफर की, तो राजीव ने अजय यादव के मिजोरम के डीआईजी बताया, लेकिन पड़ोसियों से बात करने पर पता चला कि वहां कोई पुलिस अधिकारी नहीं रहता है। अनुष्का को शक गहरा हो गया। वो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रविंद्र यादव से मिले। उन्होंने अपने साथ घटी पूरी कहानी बता दी। रविंद्र यादव का यह मामला काफी गंभीर लगा। उन्होंने अनुष्का को क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह के पास भेज दिया। साथ ही डीएसपी को निर्देश दिया कि वो जल्द से जल्द जरूरी कार्रवाई इसके ऊपर किया जाए। डीसीपी ने अनुष्का की शिकायत पर थाना क्राइम ब्रांच में 7 मार्च 2014 को राजीव यादव, अजय यादव, अमित चौहान आदि के खिलाफ धोखाधड़ी करने का रिपोर्ट दर्ज करा दी। साथ ही उन्होंने एसपी होशियार सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई, जिसमें से तेज रत्तातर सब इंस्पेक्टर विनय त्यागी, यतुल त्यागी, हेड कांस्टेबल संजीव कुमार, जुगनू त्यागी, नरेश पाल राजकुमार, उपेंद्र कांस्टेबल राजीव सहरावत, विपिन संदीप आदि को शामिल किया गया। जिस फोन नंबर से राजीव अनुष्का से बात करता था, उसे उसने बंद कर रखा था। पुलिस टीम ने उस नंबर का कॉल डिटेल निकलवाया और उस कॉल डिटेल का अध्ययन करके यह जानने में जुट गई कि राजीव यादव के ज्यादातर किन फोन नंबरों पर बात होती थी। इसके अलावा जिन बैंक खाते में अनुष्का ने साढ़े 24 लाख रुपए जमा किए थे,
उनको भी जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस जांच से पुलिस को यह जानकारी मिल गई कि राजीव यादव का असली नाम अजय यादव है। जिस अमित चौहान को उसने अपना बॉडीगार्ड बताया तो वह उसका ड्राइवर है। खुफिया तरीके से जांच करने के बाद पता चला कि अमित चौहान नोएडा के शेल्दा गांव का रहने वाला है और अजय यादव दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पाटू की। ये दोनों अपने घरों से फरार थे। उनकी तलाश के मुखबिर भी लगा दी। इसी बीच 21 मार्च 2014 को पुलिस टीम की सूचना मिली कि अजय यादव आज अपने होंडा सिटी कार DL4CH 9066 गुड़गांव आई नगर जाएगा। यहाँ खबर मिलते ही पुलिस टीम बॉर्डर पर पहुंच गई और उधर से गुजरने वाली कारों पर नजर रखने लगी। उसी दौरान पुलिस के उक्त नंबर की होंडा सिटी कार आती दिखी तो उसने उसे रोक लिया और उस समय कार में ड्राइवर के अलावा अधेड़ उम्र का एक आदमी बैठा हुआ था। कार रुकते ही ड्राइवर बोला कि आपको पता नहीं गाड़ी किसकी है? नहीं बताओ तभी तो पता चलेगा, एक पुलिसकर्मी बोला। ये गाड़ी डीआईजी साहब की है जो गाड़ी में ही बैठे हुए, ड्राइवर ने बताया। इससे पहले कि पुलिस कुछ कहती, कार में बैठे शख्स ने ड्राइवर से बात कर रहे पुलिसकर्मी को इशारे से अपना पास बुलाया। पास में खड़े एसआई विनय त्यागी कार में बैठे उस शख्स के पास पहुंचे तो उस शख्स ने खुद को डीआईजी इंटेलिजेंस ब्यूरो बताया। एसआई विनय त्यागी की यह जानकारी मिल ही चुकी थी कि अजय यादव बहुत ही शातिर किस्म का है, इसलिए उन्होंने उससे आइडेंटिटी कार्ड मांगा। वो आईडी कार्ड तो क्या ऐसी कोई चीज नहीं दिखा सका जिससे ये साबित हो सके कि वह पुलिस में है। लिहाजा वह उन दोनों का क्राइम ब्रांच ऑफिस ले आए। ऑफिस में जब उन दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम अजय यादव उर्फ राजीव यादव एवं अमित चौहान बताया। इनके खिलाफ अनुष्का ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पूछताछ में पता चला कि अजय यादव बहुत अच्छे परिवार से है। उसके पिता आईएएस ऑफिसर थे। प्रतिष्ठित परिवार का अजय यादव एक ठग कैसे बना, इस बारे में जब उससे पूछताछ की तो उसके साथ ही ठग बनने की एक दिलचस्प कहानी सामने आई। उसका मानना था कि बिजनेस में मोटी कमाई होती, इसलिए वह किसी बिजनेस में हाथ आजमाना चाहता था। उसे चूंकि बिजनेस का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए पिता ने उसे बिजनेस करने का मना किया, लेकिन वह नहीं माना। उसने एक नामी ब्रांड का रिफाइंड तेल का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली। राजस्थान में उसने अपना कारोबार शुरू कर दिया था, लेकिन घाटा होने की वजह से उसने इस कारोबार को बंद कर दिया। अजय यादव तेज तर्रार और पढ़ा लिखा युवक पिता के प्रभाव की वजह से कुछ राजनीतिक से भी अच्छे संबंध हो गए थे। रिफाइंड तेल के बिजनेस बंद करने के बाद वह केंद्र सरकार के तत्कालीन कृषि मंत्री का पीए बन गए। वहां उसकी मुलाकात तमाम अधिकारियों से होती रहती थी। वहां रहकर वह पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बात और काम करने की शैली सीख गया था। अजय यादव अब विवाहित था। प्रशासनिक अधिकारी का बेटा होने की वजह से उसके लिए अच्छे परिवारों से रिश्ते आने लगे थे। सन 1981 में राजस्थान सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री की बेटी से उसकी शादी हो गई। कॉलेज के दिन से ही वह खर्चीली लाइफ स्टाइल जीने का शौकीन था। यही आदत उसकी अब भी बनी हुई थी। मंत्री का पीए बनने के बाद वह जो काम कर रहा था उसकी कमाई से वो संतुष्ट नहीं था, लिहाजा उसने मंत्री के पीए की नौकरी भी छोड़ दी। उसी दौरान उसने दिल्ली में कुछ ब्लू लाइन बसें चलवाई। बसों से उसे जो आमदनी होती थी उससे ज़्यादा उसके खर्चे थे। ऊपर से बसों की मेंटेनेंस में उसके मोटे पैसे खर्च हो जाते थे, लिहाजा उसने वो भी बेच दी। सन 1990 में अजय ने देहरादून स्थित अपने बंगले में एक होटल खोला, लेकिन उससे भी उसे अपेक्षा के मुताबिक इनकम नहीं मिली। अजय के खर्चे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन आमदनी का कोई अस्थायी स्रोत नहीं था, लिहाजा वह परेशान रहने लगा। तब उसने दिल्ली और हरियाणा के रियल एस्टेट कंपनियों में नौकरियां की। नौकरी में उसकी भागदौड़ ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से उसे शुगर, उच्च रक्तचाप और अन्य कई बीमारियां ने उन्हें घेर लिया। 2008 एवं 2009 में वह पूरी तरह से बेरोजगार हो गया तो उसको पैसे की तंगी होने लगी। अजय परेशान था कि ऐसा क्या काम करे कि उसे मोटी कमाई हो। तभी उसके दिमाग में उच्च परिवार की एक तलाकशुदा ऐसी महिलाओं को ठगने का आइडिया आया जो फिर से शादी करना चाहती। इसके लिए उसने जीवन साथी
.com वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी आकर्षक प्रोफाइल बनाई। प्रोफाइल में उसने अपना नाम बदलकर राजीव यादव लिखा और अपनी जगह किसी दूसरे का फोटो लगा दिया। नोएडा के छेलदा गांव के रहने वाले युवक अमित चौहान की इसकी मोटी तनख्वाह पर नौकरी पर रख लिया था। प्रभाव जमाने के लिए अजय ने खुद को आईपीएस किसी को प्रभावित करने के लिए अजय ने खुद को आईपीएस ऑफिसर और मिजोरम में डीआईजी के पद पर तैनात बताया। इस आकर्षक प्रोफाइल को देखकर ही अनुष्का उसके जाल में फंसी थी, जिससे उसने 24.5 लाख रुपया ठग लिए थे। बड़े आसानी से उसका ठग लिए थे। दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके के रहने वाले वरुण बीएस सेकेंड ईयर कहते हैं, उसने दर्जनों संस्थानों में जॉब की लेकिन कहीं भी टिक नहीं पाया। इसी दौरान उसने टीवी पर एक क्राइम शो देखा। शो में दिखाया गया था कि एक शख्स मैट्रिमोनियल साइट पर अकाउंट बनाकर किस तरह महिलाओं को ठगता है। उसी टीवी शो से प्रेरित होकर वरुण पाल ने भी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए ठगी करने की योजना बनाई। योजना के तहत उसने मैट्रिमोनियल की 3 बड़ी वेबसाइट पर अपने एक अकाउंट बनाए और फेसबुक में हैंडसम दिखने वाले लड़कों की तस्वीर लगा दी। अपनी प्रोफाइल में उसने खुद को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की आईटी मैनेजर बताया। अपना प्रभाव जमाने के लिए वरुण ने अपने फेसबुक के कुछ अच्छे बंगलों की तस्वीरें भी अपलोड कर दी। उन बंगलों को वह अपना बताता था। खुद को रसूख वाला प्रोजेक्ट करने के बाद कई महिलाएं उसके जाल में फंसी। महिलाओं को अपने जाल में फंसने के बाद वह उनसे मुलाकात करता था और किसी तरह उनके न्यूड फोटोग्राफ हासिल कर लेता था। इसके बाद वरुण को ठगी का खेल शुरू हो जाता था। वह बिजनेस में मोटा घाटा होने की बात कहकर उनसे मोटी रकम ऐंठता था। जब कोई महिला पैसे देने में आनाकानी करती थी तो वह न्यूड तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल करता था। शालिनी भी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए वरुण पाल के जाल में फंस गई थी। वरुण ने शालिनी के शादी में जाल में फंसाकर 6 लाख रुपए ठग लिए थे। शालिनी से जब वरुण ने और पैसों की डिमांड की तो शालिनी को एहसास हो गया था कि उसे ठगा जा रहा है। उसने और पैसे देने से मना कर दिया। तो वरुण ने उसे धमकी दी कि यदि पैसे नहीं दिए तो वह उसके न्यूड फोटो इंटरनेट पर डाल देगा। शालिनी अब समझ चुकी थी कि जिसे वह अपना जीवन साथी चुनने जा रहा है वह बहुत शातिर ठग है। उसने उसे सबक सिखाने के लिए दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच में लिखित शिकायत कर दी। आर्थिक अपराध शाखा के डीसीपी एसडी मिश्रा ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक पुलिस टीम बनाई। पुलिस टीम ने 8 अगस्त 2014 को आरोपी वरुण पाल को गिरफ्तार कर लिया। मैट्रिमोनियल साइट पर आज भी तमाम फर्जी अकाउंट एक्टिव है। जिन लोगों ने ऐसे अकाउंट बना रखे हैं उनका मकसद भोली भाली लड़कियों महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनका आर्थिक और शारीरिक शोषण करना होता है। ऐसे विज्ञापनों के जरिए शादी के बंधन में बंधने वालों को पहले ही अच्छी तरह से छानबीन कर लेनी चाहिए कि उसने अपने प्रोफाइल में जो कुछ देख रहा है वो सही है या नहीं। यदि बिना जांच किए शादी का प्रपोजल स्वीकार कर लिया तो अनुष्का और शालिनी की तरह पछताना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को दुल दिखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि हमारे समाज में अगर कोई आप लोगों को शादी ब्याह का झांसा दे तो आप इसमें नहीं पड़े, क्योंकि आजकल ऑनलाइन साइबर ठगी बहुत है। क्या पता कब किसके साथ क्या घटना घटित हो जाए, इसलिए आप सतर्क रहें और सचेत रहें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।